रिलेशनशिप कोच की या साइकोलॉजिस्ट की आजकल इतनी ज़्यादा नीड क्यों पड़ रही है? बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे की परवरिश में। तो जैसे पहले के टाइम में कुछ दादा दादी का रोल होता था, कुछ चाचू बुआ का रोल होता था, तो सारी चीज़ें पेरेंट्स को ही निभानी पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का रीज़न हो सकता है। मैंने मतलब अपना सारा एफर्ट लगाया, 100% दिया। बिफोर मैरिज से आफ्टर मैरिज की लाइफ मेरी पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई। अब लोग रिलेशनशिप में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं। सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप पार्टनर से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना होगा। जैसा कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, राइट? तो हम लोग क्यों इसको अलग अलग रखें कि बहू का क्या रोल, एक बहू अपने रोल में रहते हुए अच्छी नहीं हो सकती क्या? ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी गलती नहीं है। कभी भी रिलेशनशिप हमेशा दो तरफा होती है, सारी एक ही की गलती नहीं हो सकती है। दोनों को अपने अपनी साइड से एफर्ट्स करने होंगे। राइट। मैं हमेशा मतलब बहुत अच्छा से मतलब बिहेव करती हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी मैं कभी नाराज होती हूँ तो हस्बैंड मुझे मनाने के बजाय मुझसे कहते हैं कि ये पागल है, मेंटल है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग हर कोई जूझ रहा है। रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स होती है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर मैरिज लड़कियों को क्यों प्रॉब्लम होती है, उनके सॉल्यूशंस क्या है। आज हमारे साथ गुड़गांव की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरजा अग्रवाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। नीरजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम नीरजा है और हम लोग इमो नीड्स करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मेंटल हेल्थ की इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर्स तीनों हैं। वी हैव अ बिग टीम। Unlike other online platform, we deal with core clinical issues के साथ हम लोग काफ़ी डील करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर। इसके अलावा हम लोग हैंड होल्डिंग भी करते हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरीज में, ताकि उनका प्रॉब्लम सिवियर ना हो। मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादातर एडोलेसेंट इश्यूज में ज़्यादा है एंड पर्सनैलिटी इश्यूज में ज़्यादा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे ये सारे इश्यूज एक्चुअली है क्या, क्योंकि सारे क्लिनिकल वर्ड्स लग रहे हैं मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि रिलेशनशिप कोच की या साइकोलॉजिस्ट की आजकल इतनी ज्यादा नीड क्यों पड़ रही है? देखिए, जेंडर रोल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, नर्चरर, वुमेन आर मोस्टली, वुमेन को एक नर्चरर के रूप में ज्यादा देखा जाता था। आज तो वुमेन पूरा कंधे से कंधा मिला के पूरा फाइनेंशियल उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, नॉट ओनली फाइनेंशियल बल्कि सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं। तो जेंडर रोल चेंज होने से हमारी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं रिलेशनशिप में भी। नाउ अब लोग रिलेशनशिप में बहुत क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और इमोशनल सेफ्टी चाहते हैं। दूसरी, सोशल मीडिया ने थेरेपी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर दिया है। तो अब थेरेपी हम लोग बहुत आम बात करते हैं कि अच्छा वो गैसलाइटिंग हो रही है, अच्छा मुझे ट्रॉमा हो गया, ये सारे कॉमन वर्ड्स हो गए, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। अब लोग जानते हैं उसके बारे में, काफ़ी अवेयरनेस है प्रॉब्लम्स की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। तो और लोग खाली कंपेनियनशिप नहीं चाहते, अब वो बहुत बेटर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपस में, इमोशनल सेफ्टी भी चाहते हैं, अवेयर हैं और जेंडर रोल चेंज हो चुके हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि पहले के टाइम में जॉइंट फैमिलीज होती थी तो लोग बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छा प्रॉपर टाइम मिलता था, हर कोई एक दूसरे को टाइम देता था। और आज के टाइम में जैसे आपने कहा कि पहले की फीमेल्स सिर्फ घर तक सीमित थी और आज की फीमेल्स जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और बराबरी में वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी फुलफिलमेंट पूरा जेंडर रोल चेंज हो गया ना। जब वो पूरा बाहर काम करेंगी तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगी कि घर में उनको हेल्प मिले जी, कि आप घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से शेयर करें व्हेन शी इज शेयरिंग अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी वजह से हमारी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। आपने जैसे कहा कि जॉइंट फैमिलीज नहीं रह गई हैं, हमारी शेयरिंग उतनी नहीं होती है, तो उस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चों को हम टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ हम क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। पर्सनल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं, हमारे अपने एम्बिशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो
हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। पहले के टाइम में अगर मैं बताऊं तो ऐसा होता था कि एक फीमेल की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती थी। उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती थी मैं खाना बना रही हूँ, अपने घर का ख्याल रख रही हूँ, बाकी इसमें सब खुश रहे, उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती थी। और आज के टाइम में ये भी बढ़ गई है। आज के टाइम में एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं बिकॉज वीमेन वांट क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हें बहुत चाहिए। पहले ये होता था कि ठीक है मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मैं सबड्यूड हो जाती हूँ, मैं कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, बट मेरी फैमिली एक्सेल करनी चाहिए, करना चाहिए। तो जेंडर रोल चेंज होने से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी चेंज हुई हैं और सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी बहुत चेंज हुई है। तो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी है और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लोग जो हैं रिलेशनशिप कोचेस के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि दे वांट बेटर कंपेनियनशिप, दे वांट बेटर रिलेशनशिप्स। तो लोग सीखते हैं और करना भी चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि बस शादी मतलब करके आप अपने घर संभालो, बच्चे संभालो, यहाँ तक अब जिंदगी सीमित नहीं रही। कह रहे थे न्यूक्लियर फैमिली की, तो इस न्यूक्लियर फैमिली में मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाती है। जी, अगर बच्चों की ही अगर अपब्रिंगिंग की बात करें तो सारा नर्चर उन्हें खुद ही करना पड़ता है। अगर उन्हें मतलब बहुत सारी चीजें होती है बच्चे की परवरिश में। तो जैसे पहले के टाइम में कुछ दादा दादी का रोल होता था, कुछ चाचू बुआ का रोल होता था, तो सारी चीजें पेरेंट्स को ही निभानी पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का रीजन हो सकता है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रह गई हैं। दूसरे बच्चे वैल्यूज सीखते थे एक जॉइंट फैमिली में, लाइक कैसे एडजस्ट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना है। राइट। तो कुछ दादी सिखाएंगी, कुछ बुआ सिखाएगी, कुछ चाचा सिखाएंगे, बट आजकल वो नहीं रह गया है। आजकल इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, तो पेरेंट्स के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। पेरेंट्स ऑल्सो फील बर्डन्ड। राइट। तो जैसे अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे डिप्रेशन जैसे वर्ड काफी कॉमन हो गए हैं। मुझे जहाँ तक याद है मैं जब छोटी थी ना, उस टाइम शायद डिप्रेशन वर्ड क्या होता है हमें पता भी नहीं था। तो अब आज के टाइम में कुछ सालों से काफी प्रचलित हो रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम में है तो वो डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। डिप्रेशन होता है जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, बहुत लो मूड, बहुत ज़्यादा इंटेंस किसी भी काम में हमारा मन नहीं लग रहा, हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं फील हो रही है और कॉन्स्टेंटली मूड में एक नेगेटिविटी है, गिल्ट रहता है हमारे पिछले कामों के लिए, कुछ कि मैंने ये ठीक नहीं किया या ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। और मेरा ना तो 3 हम क्राइटेरिया मानते हैं डिप्रेशन में कि अगर आपका 15 दिन से ज़्यादा आपका मूड इतना ज़्यादा सैड है कि आपको आपकी डेली रूटीन गड़बड़ है, आप डेली रूटीन की एक्टिविटी स्नाना धोना ये सब नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप इफेक्टेड हो रहे हैं, आपका रोल इफेक्टेड हो रहा है, जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट है या कोई अगर टीचर है तो वो अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं पूरी कर पा रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, सारी चीजें पहले जो चीज आपको खुशी देती थी आपका वो उस चीज में खुशी नहीं मिल पा रही है, किसी से मिलने जुलने का आपको मन नहीं कर रहा है, आपकी स्लीप अफेक्टेड है, या तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर किसी से बातचीत करने का आपको मन लगता है कि अकेले बैठे रहे हैं आप, तो इस कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। बट हमने इतना कॉमन वर्ड कर दिया है कि सैडनेस को, लो मूड को हम डिप्रेशन बिल्कुल बहुत कॉमनली बोलना शुरू कर दिया। नॉट एवरी सैडनेस, नॉट लो मूड इज नॉट डिप्रेशन, इट इज अ वेरी क्लिनिकल वर्ड। एंड उसमें एक वो जो कहते हैं ना, एक ब्लैक होल सा बन जाता है नेगेटिविटी एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। लोगों को कई बार लगता है नहीं डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, वो भी लगता है। साथ में ये दूसरा ट्रेंड ये भी आ गया है कि बिल्कुल लो मूड भी सैडनेस है, लो मूड है तो मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो। कई बार ऐसा होता है लोग बोल बोल के आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं। वो आपको इंटरप्रेट करना है आपकी कंडीशन को, और बेटर रहता है कि अगर आपके साथ 15 दिन से ज्यादा इस तरीके से हो रहा है और आपके तीनों चीजें इफेक्टेड हो रही हैं, यानी कि डेली रूटीन, आपकी रोल फंक्शनिंग एंड आपकी रिलेशनशिप इफेक्ट हो रही है, तो देन यू शुड सीक हेल्प। तो आपको इस हिसाब से एनालाइज करना है कि आप अभी सच में डिप्रेशन में हो। हाँ, और इसका हेल्प लेने से, शेयर करने से
या तो आपके पास उतना सपोर्ट सिस्टम बेटर हो कि आप उसको शेयर कर सके, तो आपको अदरवाइज आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। Okay. आजकल मतलब मैं देखती हूँ कि बच्चों को कहते हैं कि बच्चा तो डिप्रेशन में चला गया, ट्रॉमा डिप्रेशन। तो जहाँ तक मुझे अपना बचपन याद है कि मैं खेलती थी, बदमाशी करती थी, रोती भी थी, फिर अपने मस्त होके खेलती थी। हमें क्यों नहीं पता था कि डिप्रेशन जैसे शब्द। अवेयरनेस काफी है आजकल, वही मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे भी काफी अवेयरनेस है। पहले की अगर लोगों को डिप्रेशन होता भी था तो उन्हें ये अवेयरनेस नहीं थी। साथ में एक जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अब पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट बनते थे जी। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा बाउंड्रीज भी क्रॉस हो जाती हैं, थोड़ा ज्यादा इंटरफेयरिंग भी हो जाते हैं, बट सपोर्ट भी होता था पहले। जी। ऐसा नहीं है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, आपको अकेले नहीं जूझना पड़ता था राइट। अब प्रॉब्लम से। किसी न किसी से अपनी मन की बात शेयर कर लेते थे। किसी ना किसी से मन की बात शेयर कर लेते थे, कोई आपको समझ लेता था। ट्रॉमा भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। जी। ट्रॉमा ये होता है कि कोई आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया, कोई बहुत इस तरीके का इवेंट आया और आपको एक इमोशनल वुंड, मतलब आपको बहुत इमोशनली इम्पैक्ट करके गया वो इंसिडेंट। कि ट्रॉमा का ये मतलब नहीं है कि क्या आपके साथ हुआ, बट आपकी बॉडी ने, आपके मन, आपकी बॉडी ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। फिर उसके बाद भी वो घटना घट चुकी है लेकिन स्टिल वो आपको इम्पैक्ट करती रहती है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। बॉडी पेन्स, फ्लैशबैक्स, बार बार वो रिप्ले हो रहा है, आधे अधूरे से वो दिखता रहता है, बार बार आपका मन चलता रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, या आप जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो जाते हो एकदम, फिर हमेशा एक अलर्ट मोड में रहते हो। उस इंसिडेंट से हल्का सा भी सिमिलर इंसिडेंट पे आप वैसे ही चौंक जाते हो, चौंक के उठ जाते हो अचानक से, क्योंकि रात को फ्लैशबैक्स दिख रही हैं या वैसे फ्लैशबैक्स दिख रही हैं और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं सेंसिटिव हो चुके हो, वो चीज आपके माइंड में बहुत ज्यादा माइंड में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ट्रॉमा हम उसको बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई डिप्रेशन भी बहुत रियल है और ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि एवरी सैडनेस इज डिप्रेशन और एवरी डिस्ट्रेसिंग इवेंट इज ट्रॉमा, क्रिएट्स ट्रॉमा। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि कोई इस तरीके की फैमिली में रेज हुआ है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का मतलब या डिसएग्रीमेंट्स का मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाना, चीखना और इंटेंसिव लड़ाइयाँ, मारपीट होना, तो अगर उस लड़की की शादी फिर हो जाती है और उसके बाद अगर उसका पार्टनर थोड़ा डिसएग्रीमेंट भी करता है तो वो एकदम से चौंक जाती है या पैनिक हो जाती है, बहुत ज्यादा से एकदम से एंग्शियस हो जाती है। तो दिस इज अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, क्योंकि उसकी बॉडी ने वो मेमोराइज कर ली हैं चीखें, वो कॉन्फ्लिक्ट्स मेमोराइज कर लिए हैं। अब इतना सा भी सिमिलर उस होने पे वो वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे शायद तब करते हो। वो इसे नहीं सही किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है थ्रू थेरेपी, थ्रू ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी होती है, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। आपको समझना पड़ेगा उसके पास्ट को और उसी हिसाब से आपको बहुत ज्यादा आप उसमें एग्रेसिव मोड में नहीं चल सकते हो। आपको बहुत उसको सपोर्टिव वे में उसको ट्रीट किया जाता है, पास के साथ डील किया जाता है। शादी की बात हो रही है तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मतलब शादी के बाद रिग्रेट करती है कि शादी से पहले मेरी लाइफ अच्छी थी। ऐसा क्यों? शादी का मतलब होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिलेशनशिप प्रेशर भी है उसमें, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो और एक नया रोल शुरू हो गया है आपका। उससे पहले कि आपको, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब फ्रीडम नहीं है वैसी, शायद एक कंप्लीट चेंज हो गया है। कि पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, रात को लेट भी सो सकते थे, कहीं घूमने का मन है तो घूम भी सकते थे। नाउ यू हैव टू एडजस्ट विद योर इन लॉज, यू हैव टू एडजस्ट विद योर पार्टनर, यू हैव टू इन्फॉर्म देम कि जाना है आपको, दूसरे को भी रूटीन को देख के आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती हैं तो बहुत ज्यादा, या फिर आपको लगता है कि आपको उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है या आपको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है, आप
तो उस चीज में काफी गड़बड़, या फिर कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। हमें लगता है मैरिज का मतलब है अब जिस पार्टनर के साथ हम बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप थी बहुत, तो अब हम खुशी खुशी रहेंगे, तो बट मैरिज मीन्स लॉट ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दोनों एस्पेक्ट्स है, एक तो मतलब आपको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि माइंडसेट तो पहले से लड़कियों को भी होता है कि आफ्टर मैरिज मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। तो एक चीज हो जाता है कि आपको प्रॉपर वहां पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, अंडर वैल्यू किया जा रहा है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया है और एफर्ट, और उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है एक्सपेक्टेशंस में। आप एफर्ट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप को नर्चर करने की, बिकॉज रिलेशनशिप डिमांड्स वेरी कॉन्शियस एफर्ट। जैसे कोई गार्डनिंग करता है तो गार्डनिंग में क्या सॉइल डालना है, कितना पानी देना है, सब आपको देखना होता है। वैसे ही रिलेशनशिप में भी इसमें कई बार ऐसा होता है कि फीमेल सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही होती है और मेल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, या इन लॉज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाते। तो वैसे केसेस आते हैं आपके पास? काफी आते हैं दोनों। आजकल थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस भी है, तो दोनों ही तरीके के होते हैं। कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के भी बहुत ज्यादा केस आते हैं। अच्छा। आपकी बहुत मतलब दोनों तरीके के हैं। इन लॉज से यू डोंट फील वैल्यूड एनफ, आपको लगता है आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, आपको अंडर वैल्यूड लगता है, आपको लगता है कि आपको नहीं सुना जा रहा, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और हस्बैंड उतना ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। हस्बैंड से अगर आप शेयर कर रहे हैं तो हस्बैंड भी नहीं सुनना चाहते हैं, राइट। तो वो भी होता है। एंड दूसरा ये भी होता है कि आपकी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं हस्बैंड से, इन लॉज से, आपके एफर्ट और आपके एक्सपेक्टेशंस में मैच नहीं है। सभी तरीके के केस, हम लोग दोनों तरीकों पे बात करते हैं। जैसे कि एक केस ऐसा, मतलब मैं पॉडकास्ट करने से पहले लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ, तो उनका ये क्वेश्चन है कि भाई मैंने मतलब अपना सारा एफर्ट लगाया, 100% दिया बिफोर मैरिज से आफ्टर मैरिज की लाइफ मेरी पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे कहते हैं मतलब ससुराल में बिल्कुल अकेला फील होता है। कोई मुझसे कुछ कहता तो नहीं है, मतलब कोई मुझसे लड़ाई नहीं करता, फाइट नहीं की जाती किसी तरह की, लेकिन मुझे बिल्कुल अलोन कर दिया गया है। तो ऐसे में उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बार बार अपने फास्ट लाइफ को मिस कर रही है, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही है। तो ऐसे में आपके अकॉर्डिंग ससुराल वालों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ससुराल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके इमोशनल नीड्स को समझें, और वही है कि एक्सपेक्टेशंस है कि अब वो डॉटर इन लॉ है तो नाउ शी शुड डू ऑल द वर्क, ये सब चीजें रहती हैं। तो मैरिज डिमांड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर अंडरस्टैंडिंग रहती है, हस्बैंड की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि अगर इन लॉज नहीं समझ रहे हैं, दे शुड ही शुड मेक देम अंडरस्टैंड, या फिर वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, वाइफ को हर्ड फील कर, वाइफ को अंडरस्टैंडिंग, वाइफ को अगर वो सुन लेंगे अच्छे तरीके से, एंड देन बोथ ऑफ देम कैन रिजॉल्व द इश्यूज। इन लॉज के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुनना ही नहीं चाहते, आप पेरेंट्स का आपका एक बॉन्डिंग रहा है, आपके पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। जब मदर इन लॉ बन गई हैं तो वो शायद जितना पुराना उन्होंने झेला है, वो शायद वो कहती हैं कि हम कई बार मतलब ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं, मदर इन लॉ सिंड्रोम, हमने तो इतना किया था, राइट। तो वो उन्हें लगता मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद वो नई चेंज के साथ उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप अपने हस्बैंड को बोलते हो, हस्बैंड इज नॉट एबल टू, हस्बैंड को वो बर्दाश्त ही नहीं है, वो सुनना नहीं पसंद करते। वो वहां पे रिलेशनशिप में काफी ज्यादा वो होती है। अगर आप आपस में ओपन कम्युनिकेशन रखें, अगर आप डिसएग्रीमेंट्स को जगह दें, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई बार हेल्दी होते हैं, उससे क्या होता है एक दूसरे का आपको पता चलता है, इमोशनल नीड पता चलती है। सपोज आपकी मदर ने कोई डिसीजन ले लिया जो कि उसके फेवर में नहीं था, या उसको सलाह भी नहीं करके गया, सर्वेंट्स को चेंज कर दिया या कुछ इस तरीके से कर दिया, और जबकि वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही थी जी। और इट्स नॉट दैट सर्वेंट चेंज करना इशू नहीं है, इशू ये है कि
उसको प्रायोरिटाइज्ड फील नहीं हुआ, उसको ये नहीं लगा कि मेरी भी कोई हिस्सेदारी है इस घर गृहस्थी में, जिस घर गृहस्थी के लिए मैं जुट रही हूँ, और घर गृहस्थी में मेरी कोई हिस्सेदारी है, या मेरे सजेशंस को या मेरे ओपिनियन को वैल्यू किया जा रहा है। राइट। तो आपको उसकी इमोशनल नीड को समझना होगा। अगर आप उसको नहीं समझते हैं, अगर आपको उसको बिल्कुल जगह ही नहीं देते हैं, तो वो सप्रेस्ड इमोशंस फिर जाके बाद में बहुत तंग करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एंजाइटी, इन टर्म्स ऑफ पैनिक अटैक्स, बिकॉज हेल्दी इमोशंस नीड एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने अंदर नहीं रख रहे हो, तो रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। हाँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हेल्दी समझना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने चाहिए। डिसएग्रीमेंट डजंट मीन कि आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है। डिसएग्रीमेंट की अदर पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन। बिल्कुल, आप सामने वाले को बोलने का, एक्सप्रेस करने का एक चांस तो दो। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि आपकी अपनी हस्बैंड की अपनी मदर के साथ एक अलग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, तो हस्बैंड इज नॉट रियलाइजिंग कि एज अ मदर इन लॉ शी माइट बी डिफरेंट। राइट, एग्जैक्टली। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। आप इंडिविजुअली सुन लो, फिर दोनों का साथ बैठा के आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, बंद करो। बीच में भी पिस जाते हैं वो कि मदर सोचती है कि अब मेरी तरफ नहीं सुन रहे हैं हस्बैंड। में बेटर है कि आप सुन लें, एक दूसरे को वैलिडेट करें कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आपस में उन दोनों को रिजॉल्व करने दे मैटर। राइट। एक्चुअली ना कई बार मदर्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि मतलब मेरे बेटे की शादी हो गई है, उसके प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उन्हें लगता है कि भाई टोटल टाइम हमारे साथ ही स्पेंड करें। हाँ, नए रोल्स के साथ एडजस्ट नहीं कर। ओके। दूसरी मुझे एक मेजर प्रॉब्लम मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे ये भी लगती है कि बिफोर मैरिज मतलब बहुत सारे फैमिलीज में लड़कियों को मतलब घर में एडजस्ट करना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में ये कहते हैं कि जहाँ जाएगी वहाँ तो करना ही है। तो लड़कियों को अचानक से जब इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे पापा की परी बना के रखा था, यहाँ मुझसे काम करवाया जा रहा है। और दूसरी अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो वहाँ पे एक सिचुएशन मुझे ये गलत लगती है कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू से नहीं सिखाते लड़कों को। तो कई लड़के ऐसा कहते हैं कि शादी के बाद मैं फंस गया। हाँ, मुझे अब घर में भी टाइम देना पड़ता है। क्यों ना आप शुरू से फैमिली को आप टाइम देना सिखाओ, ताकि जब उसकी वाइफ आए तो उसे बुरा ना लगे। हाँ, तो इस बारे में आपका ठीक है, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती तो दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स, माइंड नहीं करते हैं कि ठीक है दिन भर तो काम करके आया, अब अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया है। बट सेम पर्सन अगर शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो करता है, तो उनको लगता है अच्छा उसके साथ तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, हमारे साथ तो कुछ टाइम ही नहीं। दोस्त भी कहने लगते हैं जोरू का गुलाम बन गया है। जी, और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू से नहीं सिखाई जाती। जी। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी लेनी सिखानी चाहिए थोड़ा सा। एंड मैरिज का जो एक ग्लोरीफाइड बड़ा वर्जन करके हम दिखाते हैं कि मैरिज हो जाएगी तो बहुत, वो मैरिज मीन्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल, मैरिज एक कमिटमेंट है, मैरिज मतलब एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली ये नहीं है कि एक आपको कंपेनियन मिल गया तो बस अब आपकी लाइफ बहुत ज्यादा राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि सन हो आपका या डॉटर, आप दोनों के बराबर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप सिखाओ। क्योंकि अगर आप मतलब सन को भी आप ऐसे बड़ा कर रहे हो कि नहीं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको जैसे अपनी मर्जी लाइफ स्पेंड करनी है आप करो, तो आगे जाके ये सिचुएशंस पैदा होती है। जी, बिल्कुल। जैसे बाहर के देशों में हमारे पास हेल्प नहीं होती तो बच्चे शुरू से ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखते हैं। राइट। अपनी लॉन्ड्री करना है, अपने बर्तन करना है, या अपने लिए मील भी बनाना है। वो एक थोड़ी सी अच्छी बात है, हालांकि उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है कि एवरीवन इज बिजी और सब वर्क करते हैं, तो वो है। लेकिन यहाँ पे भी अब तो ये सोसाइटी रूल चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेना सीखते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ हम लोगों के, हम इंडिया में अभी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शादी के बाद से शुरू होता है, तो वो अचानक से उसकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाती है। वो शुरू से उन्हें आइडिया नहीं होता कि ये सारी चीजें होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब शादी होती है तो उस टाइम अच्छे आप कपड़े पहन रहे हो, अच्छे फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो टाइम तो बहुत अच्छा लगता है। हनीमून पीरियड भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब घर गृहस्थी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दरारें आने लगती है।
दूसरी एक प्रॉब्लम मुझे ये भी लगती है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज पहले तो अपने बेटे को बिगाड़ देती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा। ये भी बहुत रहता है। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि शादी के बाद तो खुद नहीं सुधरते, लेकिन दूसरे की बेटी की लाइफ खराब कर देते हैं। ये रहता है, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स कुछ इस तरीके से हैं कि हम लोग एंड देन बाद में बहुत लोगों का ये मिसनॉमर रहता है कि वाइफ आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, वाइफ आएगी तो सुधार देगी। नॉट नेसेसरली 25-30 साल आप नहीं सही कर पाए तो बाद में वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 25-30 इयर्स में आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है जी। उसको चेंज होना काफी टफ है। मोस्ट ऑफ द मतलब मिडिल क्लास फैमिली में आज भी मैं देखती हूँ कि अगर लड़का थोड़ा सा लड़की को कोऑपरेट कर रहा है तो आप अपनी परवरिश पे मतलब प्राउड फील करने के बजाय आपको शर्मिंदगी फील होती है कि ये तो अपनी वाइफ का मतलब सारी चीजें मतलब गुलाम हो गया, जस्ट लाइक दैट। एक्सपेक्टेशंस हमारी वही है, रोल्स। एक्चुअली ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज में मान लीजिए बेटे कई बार मदर का इमोशनल एंकर होता है, मदर हर चीज उसको शेयर करती है, हर चीज हस्बैंड से बहुत ज्यादा नहीं बनी तो बेटे ने उसको इमोशनल सपोर्ट किया, तो बेटे इमोशनल एंकर होता है। नाउ दैट मदर बिकम्स इनसिक्योर, अगर वो अपने नए रोल्स में जाने लगती है, बेटा अगर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है तो उसको लगता है कि मेरा जो इमोशनल एंकर था ना वो मतलब कंप्लीटली मेरा नहीं है। मदर को ये लगने लगता है मदर शुड अंडरस्टैंड द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिल्कुल एंड ये भी देखना चाहिए कि जो इमोशनल एंकर ये अक्सर ये हमें पता नहीं चलता। पेरेंट्स, मदर स्पेशली अपने छोटे बच्चों के साथ जब वो किसी और को शेयर नहीं कर पाती हैं तो अपनी अग्नि छोटे बच्चे को शेयर करती हैं। तो छोटा बच्चा कुछ कर नहीं पाता है बट वो उसको इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करता है। दो बच्चे को खुद से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है क्योंकि बच्चा रिजॉल्व नहीं कर सकता, वो अपने को सेक्रीफाइस कर करके उसको इमोशनल सपोर्ट देता रहता है। तो वो बच्चे ने एक रोल ले लिया, एडल्ट का रोल ले लिया आपके लिए, मदर के लिए एक एडल्ट का चाइल्डहुड को सेक्रीफाइस कर दिया। नाउ अब वाइफ आती है, वाइफ को उतना वाइफ के साथ उसकी उतनी वो नहीं बन पाती है बिकॉज वो उसने मदर को शील्ड किया है अभी तक। तो मदर को भी वो इनसिक्योरिटी रहती है एंड देन क्योंकि उसने एक अडल्ट रोल लिया तो उसकी भी सारी एक्सपेक्टेशंस अपनी वाइफ से ही होती हैं। हमेशा जब आप एक तरफ सेल्फ सेक्रीफाइस करोगे दूसरी तरफ आप एंटाइटल फील करते हो कि मैंने इतना किया अब ये करना चाहिए, नॉट पर उसने तो उसके लिए नहीं किया आपने। राइट। तो ये मिसमैच काफी देखा गया है। और काफी फिर लड़के को लगेगा कि मैं ही सबके लिए करूं, मेरे लिए कौन करे, नॉट रियलाइजिंग कि आप अपनी वाइफ के लिए उतना नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और या वाइफ एक नई पर्सन है, अभी उसको टाइम लगेगा समझने में, करने में, और सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में अगर आपकी अनमेट नीड है, अब ये उसकी अनमेट नीड हुई ना, उसने छोटे बच्चे ने एक एडल्ट का रोल बचपन से किया है जी, तो उसकी जो डिजायर्स थी, उसके जो बचपना था वो तो पूरा नहीं हुआ। राइट। तो वो अनमेट नीड है। अब वो अनमेट नीड सारी की सारी आप पार्टनर से नहीं सेटिस्फाई कर सकते, फुलफिल करने की कोशिश करोगे, पार्टनर से ही फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो अनमेट नीड को आपको खुद भी सेटिस्फाई करना होगा। राइट। तो अपने, और अगर आपके कुछ इमोशनल ट्रिगर हैं तो पार्टनर को बताने होंगे, क्योंकि मेरा कुछ, आप किसी चीज से ट्रिगर हो सकते हैं, आप किसी चीज से बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो सकते हैं। मान लीजिए आपको चिकन चिल्ली बर्दाश्त नहीं है, बचपन में बहुत देखी है, तो आप बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो। वाइफ को आपको नहीं पता, वो नॉर्मली वो गुस्सा हो रही है, लाउड बात कर रही है, किसी डिसएग्रीमेंट में लाउड बात कर रही है, तो आप एकदम से हो जाओ। तो आपको वो क्लियर करना है कि ये मेरी इमोशनल नीड है, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है और मैं उसको उस ढंग से चाहता हूँ कि आप इस वाली सिचुएशन में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप क्लियर कर दो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उसको क्लियर करना कि मेरी सेंसिटिविटी है, मैं चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आप अपनी
अपनी डिसएग्रीमेंट को काम वॉइस में बोलिए इस तरीके से। एंड सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप पार्टनर से ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना होगा। जैसे आपने कहा कि डिसएग्रीमेंट को आप इतना लाउड मत बोलिए, तो बहुत लोगों की आदत होती है कि वो नाराजगी में बहुत लाउड वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब बहुत लोग नॉर्मली भी बिहेव करते हैं, तो इन सारी चीजों को आप पहले ही क्लियर कर लो। जी। और एक चीज मैं हमेशा सुनती हूँ कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, राइट? तो हम लोग क्यों इसको अलग अलग रखें कि बहू का क्या रोल, एक बहू अपने रोल में रहते हुए अच्छी नहीं हो सकती? क्या एक बेटी ही अच्छी हो सकती है? ऐसा नहीं है, बट हमारे वही सोसाइटल नॉर्म्स हो चुके हैं। हम भी बहू को उस रोल में नहीं देखते हैं, हम भी बेटी की तरह नहीं देखते हैं। तो माई क्वेश्चन इज कि बहू का बहू ही रहने दो, आप बेटी क्यों बनाना चाह रहे हो? बहू को एज अ बहू आप क्यों नहीं प्यार करते हो? बिल्कुल, हम लोग पापा को पापा ही और एज अ पापा ही प्यार करते, मम्मी को एज अ मम्मी ही प्यार करते, बुआ को एज अ बुआ ही प्यार करते, लेकिन बहू और बेटी के रिलेशनशिप को हम लोग एक्सचेंज क्यों करते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? जैसे अक्सर ऐसे बोला जाता है कि बेटियां जो हैं बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत इमोशनली जुड़ी होती हैं, तो हम बहू से सोचते हैं कि ख्याल रखे, इमोशनली जुड़े। तो ये बहुत रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। आपने अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, बहुत उससे जुड़े हैं, आप उससे कितना जुड़े हैं, उसका कितना ख्याल रखा, कितना आप लोगों का इमोशनल हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपने बहुत किया है, बट उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो, उसको नहीं वो फील हुआ है। आपको अब ये यहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है। हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हमने फिर भी बहुत किया है, राइट? बट अभी तो तुम लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज है, मशीन्स है, हम तो सारे काम हाथों से करते थे, फ्रीडम है। हाँ, फ्रीडम है। हम तो घूंघट में सारा दिन काम चूल्हे पे करते थे। तो हो सकता है उस कंपैरिजन से आपने किया हो, बट स्टिल आज का टाइम, आज का दौर, अगर आप बेटी बनाना चाहते हैं तो बेटी की तरह ट्रीट भी करना हो, राइट? एंड मेरा इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इंसान अच्छे हो ना, तब किसी भी रिलेशनशिप में, आप बुआ हो, चाची हो, माँ हो, या आप बेटी हो या बहू हो, आप एक अच्छा रोल प्ले करोगे। और अगर आप एक अच्छी बहू नहीं हो ना, तो इसका मतलब आप एक अच्छी बेटी भी नहीं हो। हाँ, ये मतलब देखिए, ये बहुत कुछ हमारा ना रेसिप्रोकल होते हैं रिलेशनशिप। अगर आप हो सकता है आप अच्छी बेटी हो बट बहू नहीं अच्छी बन पाए, आपको उतना सामने वाले के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी गलती नहीं है। कभी भी रिलेशनशिप हमेशा दो तरफा होती है, सारी एक ही की गलती नहीं हो सकती है। दोनों को अपने अपनी साइड से एफर्ट्स करने होंगे, राइट? एक मतलब क्वेश्चन आया मेरे पास कि मैं हमेशा मतलब बहुत अच्छा से मतलब बिहेव करती हूँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी मैं कभी नाराज होती हूँ तो हस्बैंड मुझे मनाने के बजाय मुझसे कहते हैं कि ये पागल है, मेंटल है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये इससे ना क्या होता है, बहुत एलियनेशन हो जाती है, बहुत अलगाव जिसको कहते हैं ना, वो पैदा होता है क्योंकि आपको बिल्कुल आपके इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया गया, उनको वैल्यू नहीं दी गई, उनको समझा नहीं गया, रादर बोल दिया गया कि भाई ये तो क्रेजी है या ऐसी हमेशा की आदत है। तो उससे क्या होता है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता है, आप सारी बात शेयर नहीं करोगे, आप बहुत ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप छुपाने लगोगे बात, या झूठ बोल दोगे या कुछ भी, या फिर अपने अंदर ही रखोगे सप्रेस्ड। हमेशा इमोशनल एक्सप्रेशन, हमारे इमोशंस को चाहिए एक्सप्रेशन, हमारे इमोशन को चाहिए अटेंशन, राइट? बट जब आप वो नहीं देते हो तो बहुत ज्यादा अंदर घुटन महसूस होती है, सप्रेस्ड इमोशंस रखते रहते हो। मान लीजिए आप ऊपर से हंस रहे हो, अंदर डीप इनसाइड यू आर फीलिंग द पेन, तो फिर उससे क्या होता है, वही एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स, ये सब शुरू हो जाता है। सपोज दैट आपको पता है कि अगर मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो मुझे पोक करके और नाराज करेंगे और एग्रेसिव करेंगे, तो उससे बेटर है कि मैं चुप रहती हूँ, मैं कंप्लेन ही ना करूँ। उससे बेटर है मैं कंप्लेन नहीं करूँ और सप्रेस्ड, आप अपने इमोशन सप्रेस्ड करते रहते हैं, तो आपको भी हेल्दी, आपको भी अच्छा नहीं लगता डीप इनसाइड, और फिर उसका नतीजा ये होता है कि आप अंदर ही अंदर भरते रहते हो और किसी एक छोटी सी बात पे, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बात पे
आप एकदम से बड़ा रिएक्शन। बर्स्ट होगा आपका, एंड देन लोगों को ये समझ में भी नहीं आएगा। सो ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स में आपके अंदर जमा होते जा रहे हैं। आपको सुनना चाहिए, मतलब एक्टिवली सुनना चाहिए। एक्टिवली जब हम सुनने की बात करते हैं तो मतलब जब आप बोल रही हैं तो मैं कुछ और सोच रही हूँ, या मैं अपने जवाब को तैयार कर रही हूँ कि अच्छा मुझे ये जवाब देना है, मैंने आपको सुना ही नहीं, अच्छे ध्यान से नहीं सुना। मे बी आप गुस्से से कुछ कह रहे हैं बट आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कंसर्निंग है, आपको चिंता हो रही है, और अगर मैं आपको ध्यान से नहीं सुन रही हूँ तो मैंने वो आपका कंसर्न देखा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वर्ड्स पे जा रही हूँ। तो एक्टिवली सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप assumptions मत बनाओ, एज्यूम मत करो, रादर पूछ लो कि भाई मुझे ऐसे लग रहा है, और दूसरे की इमोशनल नीड को समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने मैं बोला था कि इट इज नॉट दैट कि अगर हस्बैंड ने कभी हेल्प नहीं की, मान लीजिए घर के कामों में, और वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, एकदम से गुस्सा हो गई, इट इज नॉट दैट कि वो हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहा है इसलिए गुस्सा हो रही है। इट इज बिकॉज उसको वैल्यूड नहीं फील हो रहा, उसको प्रायोरिटी, उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे मेरे जो कंफर्ट को भी वैल्यू करता है, मुझे वैल्यू करता है, तो वो इस वजह से नाराज है। तो वो इमोशनल नीड समझ रहा है। हाँ, वो इमोशनल नीड्स आपको समझनी होगी। आप अगर एज्यूम करोगे और आगे से आगे कि भाई ये बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मैं पसंद नहीं हूँ, नहीं, हो सकता है उसकी कुछ दिक्कत हो, उसको कुछ ऑफिस में ही कोई दिक्कत हो, या फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर करो कि बहुत दिनों से हम लोगों ने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया है, क्यों, और मुझे पुराना टाइम मिस कर रही हूँ मैं। अच्छा है ना, हम दोनों बस दोनों क्वालिटी टाइम लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, होना चाहिए आपका, और लिसनिंग ज्यादा और assumptions कम करें आप, क्योंकि कई बार मेल के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें भी हमें समझना चाहिए। क्या आप बैठकर बातें करोगे, क्या मतलब सीन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो रियल लाइफ पार्टनर का यही मतलब है। अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए आप कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब बताइए कि क्वालिटी टाइम भाई क्या क्वालिटी टाइम, आपका लव लैंग्वेज कुछ और हो सकता है, मेरा लव लैंग्वेज कुछ और हो सकता है मुझे आप जब मेरे लिए काम कर दें, मेरे को हेल्प कर दें, वो मुझे लगे कि हाँ आई एम प्यार करते हो, हाँ प्यार करते हो सकता है आपको लगता है कि अगर ये मेरे को गिफ्ट नहीं ला के दे रहे हैं, मेरी एनिवर्सरी नहीं विश करी, मेरी बर्थडे विश नहीं करी, उससे आपको लगता है कि ये प्यार नहीं करते। तो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को भी समझना। बिल्कुल। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं मिल रहा है तो हम उससे भी लव को हम जज करते हैं। विश नहीं किया, भूल गए। एनिवर्सरी का तो मैं कहूंगी कि भाई विश करना तो मैंडेटरी, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, लाइक अभी वैलेंटाइन अगर आने वाला है या कुछ भी ऐसा आने वाला है तो बहुत सारे वीडियोस आने लगते हैं कि एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट मिल रहा है मुझे, या वैलेंटाइन पे इतने, आजकल टेडी डे, तो पता नहीं बहुत सारे चॉकलेट्स डे ये हो जाते हैं। तो लड़कियों को भी एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे करवा चौथ के टाइम में मैं वीडियोस देख रही थी कि बहुत सारे गोल्ड के, डायमंड्स के वो गिफ्ट्स दे रहे थे और वो लोग वीडियोस डाल रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द फीमेल की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना कि मेरा हस्बैंड मुझे मतलब इतनी महंगी गिफ्ट्स ला के दे। तो आप प्यार को कहते हैं पैसों से जज नहीं कर सकते, प्यार को पैसों से जज नहीं कर सकते कि आपको कितना महंगा गिफ्ट लाके दे रहे हो। तो मैं इस सारी फीमेल्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि अपने प्यार पे ना आप फाइनेंशियल बर्डन किसी और को देख के नहीं डाल सकते। बाकी जो लोग बर्थडे और एनिवर्सरी बोलते हैं उनके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग डेट्स में बहुत प्रॉम्प्टेड होते हैं, याद रखते हैं, बहुत लोग नहीं। तो ये काफी ज्यादा इस पर टसल हो जाती है। उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उन लोगों की ये सजा, उन लोगों को ये होना चाहिए कि कुछ अपना, आजकल तो बहुत सारे रिमाइंडर्स और बहुत सब कुछ भी आते हैं। मैं वाइफ को भी बोलूंगी कि अगर आपके हस्बैंड वैसे एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है, वैसे लविंग है, वो है, लेकिन ये भूल गए हैं, तो आपको पता चलता है कि वो मतलब इंटेंशनली नहीं भूले हैं, तो आप ही 2 दिन पहले रिमाइंड करा दीजिए। उसमें बहुत ज्यादा, या फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए कि भाई आप भूल नहीं सकते हैं, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि आप पिछले टाइम भूल गए थे। क्लियर अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए ताकि एक दूसरे का इमोशनल नीड को वो समझ सके। बिल्कुल।
तो वो बहुत ज्यादा जरूरी जैसे आपकी बात से मुझे अपनी एक बात याद आ रही है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हर साल भूल जाती हूँ, तो वो नेक्स्ट डे मुझे बहुत सुनाती है, तो मैं उसे ये कहती हूँ तुझे पता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, इंटेंशनली नहीं भूल रही, तो तू मुझे एक दिन पहले याद दिला दिया कर, कम से कम तुझे ही पता होगा कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूली, बाकी सबको पता नहीं चलेगा। तो उसमें ये मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अगर आपको देखना पड़ेगा उनकी रियल नेचर क्या है, कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या है। अगर इन लॉज पे अगर आइए तो हस्बैंड वाइफ की बात हो गई, कई बार हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन इन लॉज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किस टाइप के केस आते हैं आपके पास? इन लॉज प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जब आपका आपस में ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर आप एक दूसरे की इमोशंस को वैलिडेट करेंगे, हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ, मैं लेकिन अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाते हैं। देन द वाइफ ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, या वाइस वर्सा कि हस्बैंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो या उसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते हो, तो दो एक दूसरे को फिर वो लगता है कि मुझे समझा नहीं गया, मुझे सुना ही नहीं गया, मेरी लाइफ तो खराब हो गई, मिसअंडरस्टूड। तो ओपन कम्युनिकेशन हो तो आप इन लॉज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको आप काफी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों एक दूसरे से डिफिकल्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट ना कर पाए। डिफिकल्ट कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हो, आपको लगता है नहीं डिसएग्रीमेंट की जगह ही नहीं है इसमें, तो डिसएग्रीमेंट को जगह देनी होगी आपको। दूसरा, एक बहुत अलग परिवेश से आया है, एक बहुत अलग जगह से उसकी परवरिश हुई है, तो आपस में अगर आप डिफिकल्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अगर आप एक दूसरे से बिल्कुल ऑनेस्ट रह के कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपको कामली करना चाहिए, बट कामली बट फर्मली करना चाहिए। अपना बताएं जब भी आप मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं या अनहर्ट फील कर रहे हैं या बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है आपको लग रहा है कि आपकी बाउंड्रीज वायलेट हो रही हैं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो आपको उसके लिए स्टैंड अप, उसके लिए आपको कहना होगा। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है, कई फीमेल्स इस प्रॉब्लम से जूझ रही है कि जहां उसे ससुराल में भी सपोर्ट नहीं मिलता है, हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, और सोसाइटी एंड मायके वाले भी कहते हैं कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमने भी किया था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मेंटल कंडीशन होती होगी? हाँ, वही प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं उस कंडीशन में, क्योंकि आपका मेंटली एग्जॉशन इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आने लगते हैं, बहुत डाउट होने लगता है अपने ऊपर, यहीं से डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी बहुत ज़्यादा जब आप अकेला फील करने लगते हो। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा असर्टिव नहीं होते हैं हम लोग, अपनी बात नहीं बोल पाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं, देन यू शुड टेक थेरेपेटिक हेल्प। अदरवाइज आपको अपने लिए स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, आप बोलिए अपने लिए, धीरे धीरे अपना वो पेस बनाइए, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी बाउंड्रीज। तो इस टाइप का कोई केस आपके पास आया? बहुत आते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक आप रियल एग्जांपल शेयर करें विदाउट टेकिंग नेम। एक केस था जिसमें कि मतलब हस्बैंड का काफी ज्यादा जो है इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ था, ठीक है, और अब जो नई वाइफ आई तो मदर जो है बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी, वो उतना ज्यादा हस्बैंड ने वाइफ को नहीं ध्यान दिया, और एक मदर के दिमाग में ये था कि अब ये तो इसी का ही हो जाएगा या इसी की ही बात सुनेगा, तो उन्होंने बिल्कुल आपस में मतलब उनका अच्छा बॉन्ड बन ही नहीं पाया। ना तो हस्बैंड ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, ना तो हस्बैंड ने उसको स्पेस और वो अंडरस्टैंडिंग दी, और ना ही इन लॉज ने उसको अंडरस्टैंडिंग दी। सो दिस विमेन धीरे धीरे उसने अपनी जर्नी तय करनी शुरू की, असर्टिव बनी। हाँ, झगड़े होते थे उनके, काफी झगड़े होते थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी बात को कहने के तरीके चेंज की, अपने बात को फर्मली बट कामली बोलना शुरू किया, एंड धीरे धीरे अपने लिए स्पेस क्रिएट करना शुरू किया। थेरेपी में भी बहुत काफी लंबे टाइम तक बनी रही है, और काफी असर्टिव होके आज वो अपनी मतलब अब उसको क्या लगता था कि भाई हस्बैंड नहीं भी सुन रही है, इन लॉज भी नहीं सुन रहे हैं, तो she started taking therapy and she started
इन्वॉल्विंग हर सेल्फ इन सेल्फ केयर, भी अपना अच्छे से अपने आप को पैम्पर करती Self-love. थी। सेल्फ लव मतलब जैसे अपने को पैम्पर करती थी, अपनी फ्रेंड्स में उसने टाइम स्पेंड किए, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी, और अपनी हॉबीज डेवलप की। ओके सो काफ़ी ज़्यादा अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट से काफ़ी फ्लरिश किया। और बहुत ऐसे भी होते हैं कि जहाँ उसको सेपरेट होना पड़ा, बट सेपरेट के बाद वो अच्छे से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, ओके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई कि सेपरेट होना पड़ा। क्योंकि हस्बैंड वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसको अल्टीमेटली यही उसको कोई लास्ट ऑप्शन ही नहीं लास्ट बचता। ऑप्शन नहीं बचा। ओके तो कई बार जो मैं पहला एग्जांपल दे रही थी उसमें इन अ लेट 50s देन हस्बैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब क्योंकि कि बच्चे भी सफ़र किए उसके, बहुत बच्चे भी उनके थेरेपी लेते थे हमारे से, तो बच्चे भी सफ़र करने लगे, देन हस्बैंड टर्न अराउंड। ओके क्योंकि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं होगी तो बच्चे पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों होगा। पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं कि हस्बैंड मतलब शादी के 15-20 साल बीतने के बाद वाइफ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है कि ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स में, लेकिन वाइफ हैज टू प्रूव हरसेल्फ अ लॉट। और उसके बाद चीजें काफी स्मूथ हो जाती है, लेकिन उतना पेशेंस भी होना चाहिए मैम। 20 इयर्स 15 इयर्स पेशेंस होना चाहिए। कई बार हस्बैंड को तब समझ में आता है जब छोटे ब्रदर की शादी हो जाती है एंड वो सब दिखना शुरू होता है। कई बार जब बच्चे सफर करते हैं तब वो देन ही इज एबल टू रियलाइज दैट। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम इसलिए भी होती है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है कि आफ्टर मैरिज मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ, उन्हें हाउसवाइफ बनने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उन्हें प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें हमेशा ऐसे रियलाइज कराया जाता है कि आपके डिसीजंस मैटर नहीं करते, आपके एडवाइस मैटर नहीं करती है। जब आप अनहर्ड फील करते हो ना, या टाइम टू टाइम जब आप उसने कंट्रीब्यूट किया है घर पे, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं करके उसे ये कहा जाता है कि तुमने लाइफ में किया ही क्या है, बस खाना बनाया और घर तक सीमित रहा, तुम्हें आता ही क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा हर्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्हीं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट और सेल्फ एस्टीम की केसेस, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब पढ़ी लिखी जो मतलब फीमेल्स होती है वो भी आफ्टर मैरिज जॉब सेक्रीफाइस करती है, अपना करियर सेक्रीफाइस करती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो वैसे में जब बच्चे भी अगर रेस्पॉन्स अच्छा ना करें, और बहुत सारे घर तो आज के टाइम में भी ऐसे है कि बहू लाना मतलब अगर मैं एकदम प्रॉपर देसी वर्ड बोलूँ तो बंधुआ मजदूर लाना। आप कोई सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आके मॉर्निंग टू नाइट वो सारे काम संभाले विदाउट टेकिंग रेस्ट। वो हमें तेल भी मालिश करे, हमारे लिए नाश्ता भी बनाए, खाना भी बनाए, चाय भी बनाए, गेस्ट का भी ध्यान रखे, बट वो उसे रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। और वो किसी दिन कह दे कि मुझे जॉब करना है, तो सामने से रिप्लाई आता घर का काम कौन करेगा। तो ऐसा एक केस हुआ था जिसमें वो काफी टाइम तक सोचते रह गए कि भाई ऐसा मुझसे क्यों कहा गया, मैं सिर्फ घर का काम करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाकी लोग भी तो जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग सब मिलके घर का काम कर सकते हैं, तो मुझसे ही ऐसा क्यों कहा गया। तो ऐसे कंडीशन में कैसे डील करना चाहिए? वही मैंने बोला कि आपको असर्टिव होना पड़ेगा। जब आपकी डिग्निटी पे आ जाता है, जब आपको बहुत अनहर्ड फील होता है, इमोशनली सेफ फील नहीं होता, जब आपकी बाउंड्रीज बहुत वायलेट की जाती है। बाउंड्रीज वायलेट करने वाली बात हो गई ना जी, कि आपका रेस्ट का कोई कंसिडरेशन नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई कंसिडरेशन नहीं है, बस आप सबके काम में ही लगे हुए हैं, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको कोई प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। जैसे हमने बात करी सेल्फ लव की, सेल्फ लव और सेल्फ केयर दोनों बहुत सारे कंडीशंस में फीमेल की छूट जाती है। वो कैसी दिख रही है, उसने खाना खाया है या नहीं, वो खुद पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाती। जबकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहती हूँ सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरों के लिए तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप खुद के लिए करो, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आप खुद को इग्नोर करोगे ना तो फिर आप पॉजिटिविटी नहीं दे पाओगे। नहीं दे पाते हैं हम लोग। जब अपने को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने से बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो बहुत बार अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होती है, तो आप एकदम से, मैंने जैसे बोला, छोटी सी बात पे इतना आउटबर्स्ट हो जाते हो, दूसरों से भी फिर हार्ड हो जाते हो। जब व्हेन यू आर सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, तो दूसरे से भी तो बहुत
दूसरे की भी वो नहीं समझ पाओगे। आजकल बहुत सारे वीडियोस आती है, थोड़ा कॉमेडी वे में होती है, लेकिन ये मतलब फीमेल्स की बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब मैं वीडियो कहूंगी कि वो पहले की अपनी क्लिप्स लगाती बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, और उसमें एक सॉन्ग डालती मैं क्या थी, मैं क्या से मैं क्या हो गई। तो मुझे लगता है कि वो लुक्स को भी लेके लोग कहेंगे कि लुक्स मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप शीशे में खुद को देखते हो, अपनी पुरानी फोटोज देखते हो, तो मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा हर्ट करती होगी। बिल्कुल, जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, जब आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हो, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट अप होता है। सेल्फ एस्टीम हर तरीके से, सेल्फ एस्टीम के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम्स यू शुड कंसीडर योर सेल्फ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उससे क्या होता है, अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप नहीं हो रही है, बिकॉज यू आर लिविंग योर लाइफ। राइट, आप तो अपने अगर आप को भी टाइम आपको दे कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप तो कम से कम दीजिए खुद बिल्कुल को वैल्यू। खुद को नर्चर और- सबसे पहले आपको खुद को हाँ, करना है। और धीरे धीरे फिर पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू द वे यू ट्रीट योर सेल्फ। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल, अपने तरफ ध्यान देना, अपना केयर करना। क्योंकि मैं भी मतलब आपसे बातचीत के दौरान अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले खुद को भूल जाते हैं। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हम दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। फैमिली के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करते हाँ, हैं, बट आपको देखना होगा, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। सेम फैमिली से ही आपकी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट बिल्डअप हो जाती है। राइट, तो आपको वो समझना होगा, उस बैलेंस को आपको क्रिएट करना होगा। और आप लंबे टाइम तक अगर सबके लिए आप अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद के साथ अच्छा करना होगा। हाँ, जिसका आप ख्याल रख रहे हो, ओवर टाइम अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हो, तो ओवर टाइम उसी से ही आपको बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट बिल्डअप। देखो होता क्या है ना, जब हम बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उसके बाद सामने वाले से अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो भी शायद हम एडजस्ट कर पाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन सामने वाले से अगर कुछ एक शब्द भी गलत सुनने को मिल जाए, तो उस टाइम हमारी फीलिंग्स काफी हर्ट होती है कि भाई मैंने तो खुद को सैक्रिफाइस कर दिया इनके लिए, लेकिन ये हमसे किस तरीके से बातें कर रहे हैं। देखिए, हाँ, जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उससे उतनी ही बिल्डअप हो जाती हैं। देन यू डोंट रियलाइज कि दूसरे ने उतना ज्यादा नहीं कहा था आपको, या आपने उसको बताया ही नहीं कि आप कितना ज्यादा झेल गए बिल्कुल, सब चीजों में, उसको पता भी नहीं क्योंकि चला। उसे पता ही नहीं कि आपने बिफोर मैरिज आप कैसे रहते थे। हाँ, उसको पता ही नहीं चला आपने, क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। तो फिर आपकी भी एक्सपेक्टेशंस कि मैंने इतना किया, आप उतना करना चाहिए। जरूरी नहीं है दूसरा अपनी नीड्स को भूल के आपके लिए करेगा। इसलिए वो बैलेंस हमको क्रिएट करना होगा। ये हमारा यहाँ पे हमारा रोल आता है कि वो हम बैलेंस क्रिएट करें एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज नहीं तो वही रिलेशनशिप एक जॉयलेस बर्डन बन जाएगी। बिल्कुल, तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आप कम से कम मॉर्निंग में 10 मिनट खुद को टाइम दे के आप एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके हार्मोन्स जो है मतलब बहुत ही आप हैप्पी रहो। और उसके बाद जब आप खुद को टाइम दे रहे हो ना, तो आप पॉजिटिवनेस क्रिएट करते हो। जो वाइब्स निकलती है, लाइक अगर हम खाना बना रहे हैं, एक फीमेल अगर खाना बना रही है, अगर पॉजिटिवनेस के साथ अगर बना रही है, तो वो चीजें काफी अच्छी लगेगी। और आप अगर नेगेटिव हो अंदर से, तो आप वही एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हो पूरे घर में। बिल्कुल, आयुर्वेद तो ये मानता है इन चीजों को कि आप कैसे खाना, किस कंडीशन में, किस मेंटल कंडीशन में आप खाना बनाते हैं, तो दैट एनर्जी ट्रांसफर्स। राइट, तो सपोज दैट आप किसी से कुछ कह भी नहीं रहे हो, लेकिन आपने घर का माहौल टॉक्सिक कर रखा है अपनी चुप्पी से भी। राइट, हाँ, वो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट हम देते हैं कि लोग अंडरस्टैंड करेंगे, या कई बार इमोशनल ब्लैकमेल भी होता है। बट साइलेंट ट्रीटमेंट से दूसरे को ये नहीं पता चलता कि आपको क्या चीज हर्ट करी है। बिल्कुल, आपको रादर अपनी एक्सपेक्टेशंस बताने चाहिए, अपनी इमोशनल नीड्स बताने अब चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं करते वो। और अगर आप खुद को वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी दूसरों से उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रह जाती हैं, बिकॉज यू फील सेटिस्फाइड डीप इनसाइड, यू आर गिविंग वैल्यू टू योरसेल्फ। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, तो लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी जो नीड है आप उसको फुलफिल करो, क्योंकि मैं तो फुलफिल नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके लिए लगी जरूरी हूँ। नहीं है कि वो रेसिप्रोकेशन हो, बिल्कुल। या फिर लोग अपनी नीड को छोड़ के आपकी नीड को सेटिस्फाई करें, वो नहीं होता है। बिल्कुल, कम होता, बहुत ही कम। जी। अब जैसे हमने शादी की बात करी, तो शादी के बाद एक स्टेज और अगर हम आगे बढ़े, तो लोग बेबी प्लान करते हैं।
और जब आफ्टर डिलीवरी जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उस टाइम में एक फीमेल को शायद फिजिकल सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इमोशनल कमी देखी जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल शिफ्ट्स होती हैं, आपका स्लीप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, नई रोल्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड इसके अलावा क्योंकि यू आर रेजिंग अ बेबी, तो बेबी डिमांड्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ पेशेंस। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो। अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चाहिए बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। कई बार बहुत क्राइंग स्पेल्स भी बहुत होती हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपकी तो लाइफ बिल्कुल कोई आपकी लाइफ नहीं रह गई है। आपको हमेशा यही इसी रोल्स के अराउंड इर्द गिर्द घूमना है। और कई बार गिल्ट भी क्रिएट होता है कि वेदर मैं ठीक से देख रही हूँ या नहीं देख रही हूँ। स्पेशली फर्स्ट टाइम जब आप मदर बनते हो तो आपको नहीं पता चलता, बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया या बच्चा ठीक से खाना नहीं खाया, तो आपको ऐसे लगता है कि कई बार लोग ब्लेम भी कर देते हैं मदर को। या फिर आपने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लिया थोड़ा सा, तो आपको लगता है वो बच्चे को अटेंड नहीं किया मैंने अच्छे से, आज वो नेग्लेक्टेड हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब आप मदर बनते हो तो बहुत ज्यादा, धीरे धीरे सेकंड टाइम में आप काफी कुछ रिलैक्स हो जाते हो। एक चीज मैं ये भी देखती हूँ कि जब मतलब बेबी का बॉर्न होता है तो लोग जाके सारा अटेंशन बच्चे को देते हैं, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई न्यू बेबी आया उसे देखना है, लेकिन उस टाइम में शायद मदर से मिलना सब भूल जाते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है। मुझे अच्छे से याद है मेरी एक क्लाइंट का स्टेटमेंट कि उसका ख्याल मैं, अपनी मदर से उसने बोला था, उसका ख्याल मैं रख लूंगी तो मेरा ख्याल रख लो। वन फील्स नेग्लेक्टेड, वो एक्साइटमेंट में सपोर्ट, हाँ, तो वो भूल जाते हैं कि मैं आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग सो मच, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मैं कैसी हूँ। एग्जैक्टली। और एक दूसरी चीज कई बार मजाक में बोला जाता है, मतलब आफ्टर डिलीवरी, मतलब मेरे घर वाले भी मजाक में बोलते हैं, मतलब सबके शायद बोलते होंगे कि वो बच्चे को ढूंढते हैं कि बच्चा भी क्या कर रहा है, बात करा दो उससे, तो वो तो अभी सो रही है या तो अभी क्लास गई है, ठीक है फिर बाद में बात करते हैं। या कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि अरे तुमसे नहीं बात करना था, बच्चे से ही बात करना था। तो ये चीजें आपको नहीं लगता कि बार बार जब इंसान सुनता है तो कभी नेग्लेक्टेड फील ज्यादा करता है? हाँ, करते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूंगी कि दोनों चीजें हैं। एक तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट समझनी होगी पेरेंट्स की, दूसरा अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बतानी होंगी। जैसे मेरी उस क्लाइंट ने बोला कि उसका ख्याल मैं रख लूंगी, अब मेरा ख्याल रख लो। आप तो मेरी माँ हो, आप मुझसे पूछ लो। बिल्कुल आपको बताना चाहिए उस चीज को। मोस्टली लोग ना, मतलब शादी आफ्टर डिलीवरी के चलते मदर को कहीं ना कहीं बहुत हद तक भूल जाते हैं। तो उस टाइम उसे लगता है, इवन मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी अपनी कजन के साथ ऐसा किया। मुझे अब रियलाइज होता है कि जब वो हमारे यहाँ आई तो मेरा सारा ध्यान उसके बच्चे पे था। इवन मेरा नहीं, मेरे सारे घर वालों का ध्यान उसके बच्चे पे था, और वो चुप शांत से बैठी है, हमने उसे नोटिस तक नहीं करा। हमने ये गलती करी है ना। तो थोड़े देर के बाद उसके ये लाइन थे कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि थोड़ी भी ऑलरेडी वो काफी नेग्लेक्टेड होती है, ऑलरेडी उसने अपनी पूरा सब नींद कॉम्प्रोमाइज की है, पूरी अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज की है, अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस कॉम्प्रोमाइज करके अभी वो बच्चे में है, तो उसको भी लगता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक मदर को भी बहुत सारी चीजें बतानी होती होगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ, या बहुत सारे अपनी इमोशनल बातें, या जो उनके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताने को होती होगी, लेकिन कोई शायद इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। जी नहीं, तो उसमें यही है कि उस टाइम पे नॉट ओनली बच्चे का, ठीक है वो बच्चा एक नया एडिशन आपकी फैमिली में है, छोटे बच्चे काफी ज्यादा अटेंशन ले भी लेते हैं, बट साइड बाय साइड उस मदर को भी काफी अटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो शी इज एडजस्टिंग, जैसे कि मैं एडजस्टिंग विद हरसेल्फ, शी इज एडजस्टिंग विद द न्यू चाइल्ड, शी इज एडजस्टिंग विद द न्यू रोल, अपने सारा कॉम्प्रोमाइज करके वो काफी कुछ कर रही है। तो हमें उसको भी इक्वली वो करना चाहिए। जब बेबी के साथ डे बाय डे टाइम बीतने लगता है तो मदर बहुत ज्यादा इंगेज हो जाती है बच्चे के साथ, और कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, और ये चीज मतलब डे बाय डे बढ़ता जाता है, एक डिस्टेंस आता है क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसे में हस्बैंड को कई बार लगता है कि मेरा रोल सेकेंडरी हो गया है। तो ऐसे में एक हस्बैंड वाइफ को कैसे बात करना चाहिए आपस में?
हाँ, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए क्वालिटी टाइम एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड पेरेंटिंग करना चाहिए। मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को बताएंगे या हस्बैंड भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएंगे और एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, आप यू कैन इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो इन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और एक दूसरे के लिए कॉन्शियसली अगर आप एफर्ट करेंगे, टाइम निकालेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे और शेयर्ड पेरेंटिंग करेंगे, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हस्बैंड बहुत एक्साइटेड आए हैं, हस्बैंड ऑफिस में कुछ हुआ है एंड वाइफ इज सो टायर्ड बच्चे को देख के, उसको बस टाइम ही नहीं है सुनने का, या फिर वो बच्चे में ही लगी हुई है, तो हस्बैंड फील नेग्लेक्टेड। तो ऐसे में दोनों को एफर्ट करने होंगे, दोनों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना होगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, एक दूसरे को लिए क्वालिटी टाइम निकालना होगा, एक दूसरे की थोड़ी इमोशनल नीड को समझना होगा। एंड इट इज बेटर टू इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, सो दैट फैमिली मेंबर्स कैन टेक केयर ऑफ दैट न्यू बॉर्न चाइल्ड। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर कर लो आप लोग, तो टाइम भी ऑटोमेटिक, तो वो हस्बैंड को भी पता लगता रहता है, अगर आप शेयर करते हो तो उसको भी पता चलता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रेज अ लिटिल चाइल्ड। राइट। तो इसमें मुझे लगता है कि हस्बैंड को भी वाइफ को तो सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वाइफ बताएं अपनी इमोशनल नीड भी बताएं, अपनी दिक्कतें भी बताएं हस्बैंड को, बोथ ऑफ देम शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। कई केसेस में ऐसा होता है कि इस टाइम में हस्बैंड डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो डाइवर्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, तो ऐसे में एक वाइफ की, एक मदर की मेंटल कंडीशन और खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में आप क्या मतलब अपना सजेशन देगी? मैं यही सजेशन दूंगी कि चाइल्ड डजंट मीन कि आपकी पूरी लाइफ वो हो गई है, एंड आप अपनी पूरी नीड्स बताइए, आप अपनी पूरी कम्युनिकेट कीजिए, वट एवर यू आर फीलिंग। आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ योर पार्टनर की अपना ध्यान डाइवर्ट कर लें वो। आप अपना बिल्कुल असर्टिवली बात कीजिए कि दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग एंड दिस इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड अच्छे से आपको उस सिचुएशन को अच्छे से ही हैंडल करना चाहिए, असर्टिवली हैंडल करना चाहिए, बिकॉज यू हैव ईच एंड एवरी राइट टू लिव। ऐसे कोई केस आपके सामने आए? ऐसे कोई केस पहले बहुत सुनने में आते थे, अब उतने नहीं आते हैं, बिकॉज नाउ विमेन आर मोर असर्टिव, एंड अब जो है जेंडर रोल चेंज हो रहा है, मेन्स आर ऑल्सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले बहुत ज्यादा होता था। राइट। तो पहले के कोई ऐसे केस? पहले के ऐसे केसेस अक्सर होते थे कि हस्बैंड गेट इन्वॉल्व विद समवन एल्स एंड वाइफ ने बहुत मुश्किल से वो डिलीवरी का टाइम निकाला, देन वाइफ कई बार अपने पेरेंट्स के घर चली गई, और कई बार डिवोर्स तक की भी बात आई, और कई बार उसने साइलेंटली इस चीज को टॉलरेट भी किया। मतलब सोसाइटल बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। नाउ women are more aware of about their roles, and also men's are also changing. वो भी अच्छे से रेयरिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, फादर लीव होती है। तो अभी तो हम लोग मोस्टली वुमेन्स की ही प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। आई नो कि मैन अगर ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा बोलेंगे भाई हमारी प्रॉब्लम्स तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मैन रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स आती है आपके पास? बहुत आती है, तो बहुत ज्यादा आती है। जनरली मेल्स का क्या प्रॉब्लम होता है? क्या वो इमोशनल होते हैं? काफी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, वही है कि जब आपस में एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करती, या बहुत बार ये होता है कि आपने बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड ही करते रहते हैं, तो आपके पार्टनर को हर्ट फील नहीं होता, या फिर बहुत बार आपकी वाइफ बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उस तरीके के भी केसेस काफी आते हैं। ओके। कोई एक केस मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और कैसे हमने उसको रिजॉल्व किया। हाँ, एक केस आया था जिसमें क्या था कि वाइफ को बहुत एंगर इश्यूज थे। ओके। काफी ज्यादा एंगर इश्यूज थे, एंड हस्बैंड ट्राई टू एडजस्ट ऑल्सो, उसकी इमोशनल नीड को भी समझते थे, लेकिन वाइफ को काफी ज्यादा एंगर इश्यूज की वजह से वो एलियनेट ही रहता था, मतलब काफी ज्यादा अलगाव बना रहता था, और वाइफ और उससे वाइफ को और भी ज्यादा गुस्सा आता था। तो
वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए थे, थ्रू कंसिस्टेंट काउंसलिंग हमने उनको को हेल्प की। तो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ में अपने काउंसलिंग के थे? जी जी, दोनों के साथ में, इन द सेंस कि पहले सेपरेट काउंसलिंग हुई, वुमेन उसको एंगर इश्यूज उसके डील किए गए, एंड देन ओके, दोनों के एक्चुअल प्रॉब्लम को पहले आप लोग सुने होंगे, काउंसलिंग हुई होगी, एंड देन फिर कंबाइंड कपल तो अब रिजॉल्व हो गई सारी चीजें। जी जी। एक पर्सनालिटी है, ठीक है, वो ऑलवेज अच्छी रहती है, मेल या फीमेल, ठीक है, वो हमेशा अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें गुस्सा आता है और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अक्सर लोग कह देते हैं दिस इज योर रियल फेस, यही तुम्हारा असली चेहरा है। तो मैं एग्जैक्टली जानना चाहती हूँ कि मतलब रियल पर्सनालिटी उसकी क्या होती है? देखिए, रियल पर्सनालिटी होती है आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर, आपका थ्रू बहुत सारी आपका कंसिस्टेंटली आप किस तरीके का बिहेव करते हो। एंगर बुरी बात नहीं है, कभी कभी इंसिडेंटल आउटबर्स्ट हो जाते हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज एंगर एट राइट प्लेस एट राइट पर्सन एंड राइट अमाउंट इज नेवर नेगेटिव। उससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी एग्नी को बताते हो। तो इंसिडेंटल एपिसोड्स से आप किसी के पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हो। पर्सनैलिटी मीन्स आपका कंसिस्टेंटली बिहेवियर कैसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वाइफ है जो वैसे बहुत लविंग है, केयरिंग है, बट उसने एक दो बार बहुत बुरी तरीके से गुस्सा किया है, दैट लोग बोलते हैं अच्छा आज इसका असली चेहरा नजर आ गया। लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर शायद उसका गुस्सा आया है, उसको इतनी ज्यादा तकलीफ, तो उसको ऐसा क्या हुआ, उसके साथ ऐसा क्या फील किया जो उसने उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से के पीछे पेन क्या है? हाँ, तो गुस्से के पीछे पेन क्या है, उसको इतना हर्ट कैसे फील हुआ जी, तो वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंसिस्टेंट जो बिहेवियर रहता है कि ओवर डिफरेंट इंस्टेंसेस आपका किस तरीके का बिहेवियर है, दैट स्पीक्स अबाउट योर पर्सनालिटी, वो उसको पर्सनालिटी कहेंगे। ओकेजनल आउटबर्स्ट को या इंसिडेंटल आउटबर्स्ट को आप पर्सनालिटी नहीं कह सकते। तो मोस्टली लोगों को ये कह के हर्ट कर दिया जाता है कि आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है, लेकिन ये चीज क्लियर हो गई कि ये चीजें नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेस होता है वही उनका रियल पर्सनालिटी होता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंटली जिस तरीके का वो बिहेव करते हैं वो उस हम पर्सनालिटी में काउंट करते हैं। ओके, तो आज आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मतलब बताई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ आपके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज के यूथ को या हस्बैंड वाइफ को जो अपना रिलेशनशिप अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर पाए, उसके लिए कोई मैसेज दें। बिल्कुल, मैं मतलब रिलेशनशिप डिमांड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, उसके लिए इंटेंशनल एफर्ट चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि लिसन मोर एंड जज लेस। आप एक दूसरे की इमोशनल नीड को समझिए, लव लैंग्वेज को समझिए, एज्यूम मत कीजिए, एजम्पशंस मत बनाइए कि इसने ऐसा कर दिया होगा या ये तो ऐसे ही सोचते। इंस्टेड पूछ लीजिए, बहुत आपस में आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कर सकें। डिसएग्रीमेंट्स हेल्दी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचना नहीं चाहिए आपको कि कॉन्फ्लिक्ट में मतलब उससे बचते घूम रहे हैं तो वो बहुत कई बार फिर वो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं बिल्कुल अलगाव की। तो आप एज्यूम मत कीजिए, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताइए और एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए। आप अगर वो कहते हैं 2:6 का रेशो होता है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर आप उसको कुछ कह रहे हैं तो 6 बार अप्रिशिएट भी कीजिए और क्वालिटी टाइम देने पे आपस में रखिए कि आपस में आपका इतना अच्छा बॉन्ड आप डेवलप कर सके, ओपनली कम्युनिकेट करके, एक्टिवली लिसन करके, कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को भी कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्दी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हेल्दी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कीजिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट अगर आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं तो मतलब दूसरा इंसान आपको आराम से अपनी बात, अपना ओपिनियन बता पा रहा है। डिसएग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको वैल्यू नहीं दी गई, हाँ उसका उस मामले में मानना ऐसा है, राइट। तो सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम लेके वो सामने आएगा ही आएगा। बिल्कुल, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश। और रिलेशनशिप में हमें ज्यादा जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए। आपको एजम्पशंस भी नहीं बनानी है। जितना आप अच्छे से सुनेंगे, जितना वो हर्ड फील करेगा, उतना आपका रिलेशनशिप। एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, आपका अप्रिशिएशन जेन्युइनली एफर्ट कीजिए। 2:6 का रेशियो रख के बात कीजिए। आप
कोशिश कीजिए कि आप आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं सोएं। बिल्कुल, थोड़ा आप सा उसे रिजॉल्व resolve करके करके आप सो। सोए। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताया रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, आप दूसरों से ज़्यादा टाइम तक प्यार नहीं कर सकते। तो खुद को भी वैल्यू करना सीखें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।